कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे किसान बण भाई ने करमपल भाई की राम राम। भाइयों सर हम पहले बात करा जो अपना खेती में जैविक नियंत्रण में फेरोमोन ट्रैप कितना उपयोगी है। देखो आजकल जो एक नई नई तकनीक आ रही है हमारी खेती में, और जिससे हम भी जो स्प्रे है उसका दवाइयाँ का कम प्रयोग करके और एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपना जो कीड़ा का अपना जो खेती में असर कम कर लिया, तो उसमें जो फेरोमोन अपना ट्रैप पत्ती है बहुत अच्छी पत्ती है। और इससे देखो एक तो अपना जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होता, और दूसरा जो कीटों में प्राकृतिक शत्रु हैं परजीवी कह लो परभिक्षी कह लो, उन पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे क्या है जो कीटे इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह विकसित नहीं कर पाते, और किसान भाई इनका बहुत ही आसान तरीके से उपयोग कर सके हैं। अच्छा भाई, फेरोमोन ट्रैप किस तरह काम करे है। देखो जो फेरोमोन ट्रैप है इस तरह का एक रसायन है जो फेरोमोन जो कीड़ा में नर और मादा वातावरण में छोड़ रहे हैं, उससे क्या है जो विपरीत लिंग है उसको आकर्षित कर रहे हैं, और उससे जो कीटा के नियंत्रण में है वो कमी आ जाए है। तो इसमें जो देखो हमने किस तरह से उसका फायदा ले पाया, जो फेरोमोन ट्रैप है वह लगावांगे तो नर कीटों की संख्या में कमी आ जाएगी। तो नर कीटों की संख्या में कमी आओगी तो जो मादा कीट हैं उनको समागमन के लिए नर कीट नहीं मिलेंगे, तो जो नर की संख्या है उसमें कमी आओगी, और जो फिर मादा है वो अनिषेचित अंडे देंगी। उसका फायदा ये होगा कि वो जो अंडे देंगी उस तो सुंडी को निकले, और उस तरह जो कीड़ा की संख्या उसमें कमी आ जाए है। कितना बढ़िया तरीका हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों ने उन्होंने खोजा है भी। इससे जो हमारा फेरोमोन ट्रैप का यूज करेंगे किसी भी तरीके से कोई वातावरण में प्रभाव नहीं, कोई अपना परजीवी को उसको नुकसान नहीं, और कीड़े की संख्या में बहुत एक आसान तरीके से कमी आ जाए। अच्छा, कुदरत में भी जो कीड़ा द्वारा जो फेरोमोन उत्सर्जित किया जाओ है वो भी बहुत कम मात्रा में वो है। अच्छा, सिंथेटिक फेरोमोन काम में ले तो उससे नर और जो मादा कीट है उसमें भ्रम पैदा हो जाए है। अच्छा, वे एक दूसरे ने खोज भी नहीं कर पाते, और प्रकृति में उनकी संख्या में कमी हो जाए है। अच्छा, किस प्रकार के कीड़ा खातर ट्रैप है यू। बाजरे में हरी सुंडी होगी भाई, अपना गुलाबी सुंडी हुई, पत्ते खाने वाली सुंडी है, धब्बेदार सुंडी है, धान की अपना जो पत्ता वेदक सुंडी है, बैंगन की तना है, फल वेदक सुंडी। इस तरह के बहुत सारे जो कीड़े हैं उनके प्रबंधन खातर अलग अलग प्रकार के जो फेरोमोन ट्रैप हैं वे बाजार में उपलब्ध हैं। किसान भाई अपना भाई किस तरह खेत में लेना है ये अपना पहला जानकारी देकर फिर वो संबंधित जो अपना जो दुकानदार है उससे ले। और कीटा की हर जाति का तरह अलग अलग प्रकार का जो लिंग फेरोमोन वो है, और उसमें जो रासायनिक मिश्रण हुआ है वो हमेशा अलग अलग तरह की फिक्स रहो है। तो उससे जो कीड़े की विशेष प्रजाति है जो अलग अलग तरह की उसमें फसला माव है, वो प्रजाति की जो मादा द्वारा उत्सर्जित सेक्स फेरोमोन है केवल उसी प्रजाति के नर को वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और उसका जो दूसरी प्रजाति के कीड़ा है उसका कोई असर को नहीं होता। तो किसान भाई अपना जो भी अलग अलग तरीके से अपना देखो अपने सब्जी की खेती कर रहे हैं या फड़ाई की खेती कर रहे हैं, और कीड़ा का यदि खेत में असर ज्यादा है तो फेरोमोन ट्रैप अपना पत्ती अपनावेंगे तो बहुत तरह के उसने फायदा है वो मिल जाएगा। अच्छा, खेता में जो फेरोमोन ट्रैप है उसको ल्यूर को है ना जो लकड़ी के जो डंडे के साथ अपना बांध दें, और फिर इतना का बांधा है जो फसल की हमारी ऊंचाई है अंदाजन उसका आधा फीट ऊपर रखा, क्योंकि कीड़ा इतने ही फसल के आसपास ही मंडरा होगा। तो ट्रैप के साथ उसने जोड़ के और उसको ल्यूर को लगभग 15-20 दिन में हम उसने बदल दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें जितनी सुगंध है वह सुगंध 15-20 दिन तक उसमें कायम रहा है। फिर उसके बाद बाजार में जो अलग न्यूर है प्लास्टिक की जो पैकिंग में है उसने हमेशा खरीद के और अपना डंडी ठंडी जगह पर बांध के रखा, जो अपने खेत में जो पेड़ा है उस पेड़े की छां में बांध लिया, तो उसके छां में बांध के हमने रखेंगे। तो जब जब जरूरत पड़े अपना आराम से उसने निकाल के अपने टांग दिया, चाहे बेशक घाम हो तो उसने बेशक छां में रख दिया, फिर बाद में जो सवेरे शाम है खेत के बीच में भी उसने काट दिया। तो इस तरह से हम कराएंगे तो कीटा के नियंत्रण में जो फेरोमोन ट्रैप है उसका बहुत फायदा किसान भाई ले सके हैं। उसको जो स्प्रे में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है वो खर्चा भी उसका कम होगा, और जो परजीवी हैं परभक्षी हैं उस पर भी कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा जो वातावरण है वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। 1 एकड़ में किसान भाई 2 से 3 फेरोमोन ट्रैप उसमें रख ले तो बहुत सारे जो कीड़े गतिविधि है किसान को बहुत सारे उसमें भी ज्ञान मिल जाए भी किस किस तरह से कीड़े हैं कितने आवा हैं किस तरह से, और जो उसमें फंस दे रहे हैं उन अपना बीच बीच में अपना तीसरे चौथे दिन उसने निकाल के और अपना जमीन में न दाब दे। तो इस तरह के जो फेरोमोन ट्रैप जो पत्ती किसान भाई अपनाए हैं, और आजकल जो अमरूद के बागा में है और दूसरे बहुत सारे जो सब्जी वाले हैं वो किसान भाई इसका उपयोग करने लग रहे हैं। और अमरूद में तो जो फल मक्खी का नियंत्रण खातर 10 अपना 15-16 जो ट्रैप हैं
प्रति एकड़ के हिसाब से लिया हुआ है तो पूरा बाग में इतने बढ़िया अमरूद लगेंगे और जो फल मक्खी का नियंत्रण बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए और किसान को एक अच्छा फायदा है वो मिल जाए। नहीं तो भाई हम देखा जो गर्मी में जो अमरूद की फसल हुआ है उसमें कीड़ा इतना ज़्यादा हो जाए कि किसान को नुकसान ज़्यादा हो जाए है। और ये जो फेरोमोन ट्रैप पत्ती आई है इसके बाद किसान को इसका बहुत अच्छा जो एक फायदा है वो मिलने लग रहा है। तो किसान भाई ये अपनावें और जैविक नियंत्रण में जो अपना फेरोमोन ट्रैप पत्ती उसका फायदा उठावें। और भाई आज दिन बुधवार का है और एक प्रगतिशील किसान के लिए बातचीत करवा कर आज स्टूडियो में मौजूद हैं यशपाल भाई। आप गांव कवाली जिला रेवाड़ी से आए हैं, स्टूडियो में पहुंचने और आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो यशपाल जी आप जैविक खेती करते हो तो किस तरह से आपने कब से शुरू की थी, थोड़ा अब का माहौल बताओ आपके रेवाड़ी के इलाके में कि कुछ आजकल लगा रखा है आपने? हमने 2014 में जैविक खेती स्टार्ट की थी। हाँ। उसको धीरे धीरे बढ़ाते हमने स्टार्टिंग में 3 एकड़ से शुरू किया था। अब बढ़ाते बढ़ाते हमने 23 से 24 एकड़ में जैविक खेती कर रखी है, जिसमें सब्जियां, फलदार पौधे और आपका दाल वाली फसलें और अनाज वाली फसलें हमने लगाई हुई है। अच्छा। स्टार्टिंग में हमारे क्षेत्र में इतना चलन नहीं था इस चीज का। ठीक है। और अब देखते देखते हम जैसे भाइयों ने स्टार्ट किया, उसके बाद अड़ोस पड़ोस के गाँव में स्टार्ट किया, पूरे रेवाड़ी क्षेत्र में इसका अच्छा खासा चलन आ गया है और काफी लोग जैविक खेती की तरफ प्रभावित हैं। जैविक खेती की तरफ प्रभावित हैं। आजकल खेत में क्या कुछ है आपका? तो जैसे पानी की कमी है तो कौन कौन सी आप फसलें ले रखी हैं? हमने पानी की कमी के रोकथाम के लिए टपका सिंचाई का प्रयोग कर रखा है। अच्छा। मल्चिंग पैड का प्रयोग किया है ताकि कम पानी में हम ज्यादा एरिया में क्रॉप्स पैदा कर सकें, ज्यादा एरिया में फसल पैदा ले इसका। देखो ये बहुत बढ़िया बात है और किसान भाइयों ने ये तरीके अपनाने चाहिए। भी हमारे पास पानी की कमी है तो ऐसी तो फसल उगावा भाई जो कम पानी में उगाए और वो तरीके अपना जो भाई जिससे पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो जाए। और आपके जो रेवाड़ी का और दक्षिण हरियाणा का जो पूरा इलाका है वहाँ तो किसान भाई इस तरीके अपनावे तो वो जो फसल है तो सारी फसल भी ले सके हैं, अच्छा उत्पादन भी ले सके हैं। तो जैविक खेती की तरफ कब से रुझान हुआ है आपका? जैविक खेती हमने 2016 में करी थी। वैसे खेती 2014 में स्टार्ट कर दी थी, मगर जैविक की तरफ 2016 में हमने स्टार्टिंग की थी। क्या था कि रासायनिक खेती में लागत जितनी भारी थी उतना ही आमदनी कम होती थी। अच्छा। उस नुकसान को देखते हुए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए हमने जैविक खेती की तरफ अपना रुझान किया। उसके बाद हमारा विचार आया कि हम जैविक में कुछ सब्जी वाली क्रॉप करें, कुछ अनाज या दलहनीय फसल करें। तो वो धीरे धीरे हमने बढ़ाते हुए आज 23 एकड़ में हमने अपना काम कर रखा है और बहुत ही अच्छी मार्केटिंग होती है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हम तैयार करके दे रहे हैं। तो शुरुआत जैसे आपने कहीं से ये जैविक वाला किससे सीखा, कहाँ से आपको जैसे पता चला भाई जैविक खेती की तरफ आना चाहिए? बेसिकली जैसे हम रसायन की खेती करते थे, काफी किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो वहीं से हमें कई बार देखने को मिलता था कि कुछ रसायन को कम करके अपना देसी पत्ती अपनाई जाए। और देखो जैविक तो हमारे पूर्वज कभी से करते आ रहे थे। अभी बीच से में रसायन का प्रयोग बहुत ज्यादा कुछ हो गया था, उसका तो हमारे दिमाग में पहले से काफी चल रहा था। बाकी हमने काफी लोगों से संपर्क किए जो पहले से जैविक खेती करते थे, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। फिर हमने अपने फार्म पे उस चीज को अप्लाई किया, उसके अच्छे रिजल्ट आए। मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू और टेस्ट बढ़ने लगा। तो उसका धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा आता गया। हमने पूरा का पूरा पैटर्न अपना जैविक पे उतार दिया। अच्छा जी। तो जैसे अभी आपने गेहूं की फसल लगा रखी है? जी, गेहूं 306 वैरायटी भी हमारे पास है। अच्छा, गेहूं में आपने किस तरह का क्या, जैसे शुरुआत से बताओ, बीज अपनी बिजाई से लेकर अब तक क्या क्या किया? बिजाई में हमने उसमें गौमूत्र और जो गौ का गोबर होता है, वो 1 एकड़ में लगभग ये लगा लीजिएगा आप 100 किलो गोबर हमने गड़ा सला के 1 महीने पुराना गोबर उसको बिल्कुल महीन बारीक करके अपने खेत में छिड़काव किया। उसके बाद हमने 306 गेहूं की बिजाई करी। उसके बाद हमने गौमूत्र और गौ का जो पंचांग वगैरह होता है उसकी उसमें स्प्रे की। कीट और फंगस के बचाने के लिए भी हमने अपने फंगीसाइड, फफूंदीनाशक और कीटनाशक बनाए हुए थे, उनका हमने प्रयोग किया। जहाँ मार्केट से कुछ लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट परचेज करके लाते रसायन में, वो भी हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने खुद के तैयार किए हुए थे, वो हमने अपनी फसल में डाले हुए हैं। आज की तारीख में रसायन से भी बेहतरीन रिजल्ट हमारी फसल का है। पंचांग कैसे आपने तैयार किया? गऊ का पंचांग जो होता है हमने क्या क्या मिलाते हैं उसमें, थोड़ी मात्रा बताओ। जी, उसमें हम गोबर का खाद लेते हैं, उसको बिल्कुल महीन कितनी मात्रा? मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि हमने अगर लगा लो 100 किलो गोबर का खाद लिया, उसको हमने गला सड़ा लिया, उसके ऊपर डीवेस्ट कंपोस्ट डाल दिया, ठीक है सर।
उसके अलावा हम गाय का गौमूत्र इकट्ठा कर लेते हैं, उसको उसमें मिक्स करके, और कुछ एक और जैविक जड़ी बूटियां होती है उनको भी हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि उसमें से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाए, कुछ एंटी कीटनाशक आ जाए, उनको सब मिला के और फिर उसको फसल में प्रयोग में लेते हैं। अच्छा, टाइम के अनुसार। और ये जो आपने पेस्टिसाइड्स बनाए अपने जैविक, वो किस तरह से बनाए? सर पेस्टिसाइड नहीं कह सकते, कीटनाशक या फफूंदीनाशक हमने कीटनाशक जो बनाए हैं। हाँ, फफूंदीनाशक की मैं आपको बताता हूँ। हम एक अपना वो होता है बड़ा, क्या कहते हैं उसको, ड्रम के अंदर लस्सी, जिसको छाछ बोलते हैं। मात्रा के साथ बताओ ताकि जो अपने किसान श्रोता भाई सुनने लग रहे हैं। होते हैं 500 लीटर छाछ को हम ये लगा लो कि एक बार में 4 से 5 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे के द्वारा, ड्रिंचिंग के द्वारा, या किसी भी उसमें खाद में मिला के उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो 500 लीटर छाछ में हम फफूंदीनाशक बनाते हैं, तो उसमें या तो अपना तांबे का कचौड़ा डाल दो, या लोहे का कोई टुकड़ा हो वो डाल दो, उसको 1-1.5 महीने के लिए आप रख दो, उसमें थोड़ा डी वेस्ट कंपोस्ट डाल दो ताकि उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाए। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा या तो चने की दाल, या आपको 500 ग्राम या 1 किलो आपको बेसन डालना पड़ेगा, ताकि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए। उसको 1 महीने के लिए आप रख दीजिए। उसके बाद जो घोल बनता है उसको आप कपड़ छान करके उसमें स्प्रे कर दीजिए। तो उसको हिलाना भी होता है 1 महीने तक? हर बार, हर हफ्ते उसको आपको हिलाना पड़ेगा, ताकि मूवमेंटिंग बनी रहे और अच्छे से अच्छा आपके पास फफूंदीनाशक तैयार होके आए। अच्छा, 500 लीटर आपने लिए, उसने लस्सी छाछ लिया, लस्सी ली, और उसमें गौमूत्र या पानी भी मिला सकते। कितनी मात्रा? 1/3 1/4 1/3, तीसरा हिस्सा, ठीक है। और साथ में आपने तांबे का कोई बर्तन उसके अंदर डाल दें, बर्तन डाल दें कोई भी है, ताकि उसमें कॉपर ऑक्साइड तैयार हो। ठीक है। और साथ में फिर उसमें बेसन डाल दें, 1 किलो, आधा किलो, जो आपको इजिली घर में मिल सके। कि हमारा लक्ष्य क्या है कि कम खर्चे में किसान की आमदनी ज्यादा अच्छी हो। ठीक है। तो ये क्या जो हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं, तो कीड़े बीमारी जो आ जाए तो उसमें ये कितना काम करता है? ये फफूंदीनाशक अगर कीड़े या दीमक आती है तो उसके लिए आपको जैविक में कुछ अलग से उपयोग होते हैं, वो करने पड़ेंगे। अगर आपके पास दीमक आ रही है तो दीमक के लिए भी हमारे पास कुछ जैविक इलाज होते हैं। इसके अलावा कीटनाशक आ रहा है तो कीटनाशक के लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा कीटनाशक के बारे में बताता हूँ। अपने वातावरण में क्या होता है कि भाई धतूरा है, आक है, नीम है, नीम वगैरह के पत्ते हैं, इनको आप कलेक्ट कर लीजिए लगभग 2-2, 3-3, 4-4 किलो की मात्रा में, सबको सम भाग में ले लीजिए। उसको लाके अच्छे से धो लीजिए गर्म पानी से, ताकि उसकी डस्ट और जो उसके ऊपर कीड़े हैं वो खत्म हो जाए। उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट के उसका पेस्ट बना के उसको 1 दिन धीमी आंच में पूरे दिन आप उबालिएगा। ठीक है। जैसे ही उबल के उसमें पेस्ट तैयार हो जाए तो एक छलनी के माध्यम से उसका जो सॉलिड वो बचता है पदार्थ, उसको निकाल दीजिएगा। और जो पेस्ट आपके पास बच गया उसको आप किसी पीपी में या जार में डाल के रख लीजिए, बोतल में डाल के रख लीजिए। उसको डायरेक्ट आपको यूज नहीं करना है फसल पे, क्योंकि वो बहुत एक हाई डोज हो जाता है, वो कभी कभी नुकसान कर देगा। बिल्कुल। जैसे आप स्प्रे टैंक करने जाओ तो एक टैंक में 1 गिलास आप डाल लीजिए, उससे विभिन्न प्रकार के कीट और लोइयों का नियंत्रण आपका जैविक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो जैसे गेहूं की बात बताइए, तो सब्जियां भी आप जैविक सब्जियां भी उगा रहे हैं, तो उसकी बताओ। जैविक सब्जियां हैं जैसे आजकल जो सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, आपने अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियां लगाई? मैंने लगभग सीजनेबल सभी सब्जियां लगाई हुई हैं, जिसमें तरबूज, खरबूजा, ऑरेंज गाजर जिसको इंग्लिश गाजर बोलते हैं, भिंडी, ग्वार फली, देसी टिंडा, आपकी क्या नाम है, घिया हो गई, और भैया खरबूजा, तरबूजा, गिल तोरू हो गई, टमाटर की फसल लगाई हुई है। तो इनमें जैसे हमारे ना सब्जियों में थोड़ा है कीड़ा बीमारी वो ज्यादा रहता है, इसमें मेहनत ज्यादा रहती है, तो उसके लिए आपने किस तरह यही प्रयोग किए? बिल्कुल। अन्न और दाल वाली फसलों के अलावा अगर सब्जियों की फसल की बात करें तो उसमें कुछ एक कीट अलग से होते हैं जो कि स्पेशली हर सब्जी के ऊपर अलग से प्रभाव डालते हैं अपना। जिसमें व्हाइट फ्लाई हो गया, या मान लो हरा तेला बोल देते हैं, सुडी लोई होती है जो हर फसल पे अलग अलग टाइम पे एक्टिव होती है, जिसके उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता भी आपकी अनाज वाली फसलों से ज्यादा जरूरी होती है। तो इसके लिए हम अपने जैविक आपके कीटनाशक, फफूंदीनाशक उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिवेट करके बनाते हैं। ठीक है जी। तो उससे प्रभाव उसका ठीक रहता है, बहुत ही अच्छा निवारण। तो क्या आप इसमें जो सब्जी है कुछ भी आप शुरुआत से लेकर कोई यूरिया, डीएपी या कुछ भी नहीं डालते? 2014 से 16 के टाइम में रसायन यूज किया था। 16 के बाद हमने रसायन का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दिया है।
हम अपने जितना भी हमारे पास रकबा है उसमें रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। शुरुआत कितने से की थी आपने? शुरुआत हमने 3 एकड़ से की थी। आज हमारे पास 23 से प्लस एरिया है जिसमें हम कर रहे हैं क्रॉप। तो आप अकेले लगे हुए हो इस अभियान में? आपके गांव के साथ और भी हैं? मैं स्टार्टिंग में अकेला था, मगर अब मेरे गांव से, पड़ोस के गांव से बहुत सारे लोगों ने काम शुरू कर दिया है। कुछ पूर्णतः ऑर्गेनिक पे आ गए हैं, कुछ एक सेमी ऑर्गेनिक पे हैं। तो ये जैसे ये बताओ कि आपने जैविक खेती शुरू की है और पहले जैसे रासायनिक आप सब चीजों का प्रयोग करते थे, तो उसमें खर्चा कितना कम हुआ है? जो एक किसान का खर्चा होता है ऊपर, खर्चे की बात करें तो उसमें तो 100% खर्चा था। हाँ। और स्टार्टिंग में जब हम कन्वर्ट हुए तो उस दौरान 2 या 3 साल में हमारे पास भी लगभग खर्चा कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया था जैविक में आने के बाद। मगर जैसे ही हमारी मृदा अपने पुराने रूप में आई, मिट्टी पुराने रूप में आ गई, हाँ जी, पहले की तरह पुराने रूप में आई, रसायन का प्रयोग उस पे से जो प्रभाव था वो कम हो गया। वो प्रभाव कम होने के बाद उसकी जो हमने रिजल्ट देखे वो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, उससे भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए। कम लागत में एक्स्ट्रा पैदावार हमारे पास आने लगी। थोड़ा एक एग्जांपल ये बताओ, जैसे अपने किसान भाई सुनने लग रहे हैं, गेहूं की ही बात करांगे। गेहूं में पहले कितना खर्चा हो जाता था 1 एकड़ में, अब खर्चा आपका कितना है और पैदावार कितनी है? गेहूं की बात करें तो पहले हम खर्चा 1 एकड़ की बात करें 306 गेहूं में हम पहले भी लगाते थे रसायन से। तो उसमें नाना करते हमारे पास किले की कटाई, फर्टिलाइजर, सीड्स, मशीन, उन सब का लगा के कम से कम 20-22 प्रति एकड़ खर्चा हो जाता था, जिसमें कि लीज का खर्चा अलग है। ठीक है। अगर किसी ने पट्टे पे या लीज पे लिए तो उसका खर्चा अलग जुड़ जाएगा उसमें जी। हाँ। तो इतना खर्चा होता था। और पैदावार की बात करें तो लगभग हमारे पास उस टाइम आती थी 60, 65, 55 मन 306 की, और अदर वेराइटियां वो 72, 73 मन तक भी जाती थी। बिल्कुल। मगर जैविक में आने के बाद थोड़ी पैदावार में हमारे फर्क जरूर आया, मगर खर्चे भी हमारे काफी कम हो गए। इसके साथ साथ इसका जो रेट है वो लगभग 1.5 से 2 गुना डबल हमें मिलने हाँ, ये थोड़ा बताओ, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि जैविक शुरू तो कर लेते हैं, उनको मार्केटिंग करने में बड़ी परेशानी आती है। आपने मार्केटिंग कैसे की? भाई मार्केटिंग का तो ऐसा है, अगर हम रसायन भी जाके कहीं ना कहीं तो बेच के आते हैं, और उसका जो मार्केट में रेट है वो जरूरी नहीं कि आपको मिलेगा एमएसपी, उससे भी डाउन में आपको बेच के आनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा भंडारण आपके पास हो जाता है। तो हमने जब जैविक खेती स्टार्ट की तो हमने फोकस मार्केटिंग पे सबसे पहले किया। ठीक है। कि जब हम पैदा कर रहे हैं, 6 महीने इंतजार कर रहे हैं, तो उसका भंडारण और उसकी मार्केटिंग, उसके लिए भी हमें महीना 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। बिल्कुल। तो वो भंडारण भी हमने किया। हमने ऐसे अच्छे अपने जो ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई, उन तक हम गए, उनको हमने सैंपल दिए। जब हमने सैंपल दिए तो वहां से हमारे पास धीरे धीरे थोड़े बहुत ऑर्डर आने लगे। ठीक है। एक टाइम हमने उनको बल्क में सब्जियां और अनाज प्रोवाइड करवाना शुरू किया। उसके बाद जैसे उन्होंने खाया, उन्होंने रिकमेंडेशन औरों से की, ऐसे ही प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज हमारे पास लेने वाले ज्यादा हैं, पैदावार उसके अकॉर्डिंग आपके पास माल कम है जी जी, और डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होने लगे। तो क्या रेट कुछ उससे जो आम किसान जो रासायनिक उससे ज्यादा है? से तो लगभग 1.5 गुना हम ज्यादा ले रहे हैं, सब्जी में भी, अनाज में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह से मतलब आपने जो आप बता रहे थे कि आपने ग्रुप बनाया, तो उस समूह को क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा आपने? जी बिल्कुल। हमने एक पहले स्टार्टिंग में जब मैंने किया जैविक का स्टार्ट, तो मेरे को लगा कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम उन दिक्कतों किसी के पास पता करने के लिए ट्रेवल करके जाते थे, वहां पे जानकारियां मुहैया होती भी नहीं भी होती थी, बड़ी सारी परेशानी आती थी। हमने सोचा कि जो परेशानी हमारे साथ आई है वो हर किसान के साथ ना आए, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक्टिव फार्मर ग्रुप। अच्छा, एक्टिव फार्मर जी जी, जिसका खुद मैं ग्रुप एडमिन हूँ। उसमें मैंने अपनी बड़ी समस्याएं शेयर की, और कुछ ऐसे युवाओं को, ऐसे किसानों को, ऐसे अधिकारियों को, प्राइवेट सेक्टर के किसान डॉक्टर्स को जोड़ा, और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो रसायन का प्रयोग किसान को कम से कम करने के लिए आकर्षित करें और उनको जैविक करने के लिए प्रेरित करें। तो उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा साथ दिया, जिसमें क्या नाम है, डिपार्टमेंटली अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी अधिकारी हमारे साथ जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़े, और जी कृषि क्या नाम है अपना सरकारी डिपार्टमेंट जो होता है उससे भी अधिकारी जुड़े, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों ने बहुत योगदान दिया। अब तो हमारे ग्रुप में 350-400 मेंबर है, जिसमें ये लगा लो कि 60 से 70 तो जैविक ट्रेनर ही हैं।
अच्छा। जो किसान को आने वाली बीमारियों के बारे में पहले ही अवगत करवा देते हैं। उसके लिए हमें क्या तैयार करके रखना है, क्या कीटनाशक डालना है, क्या फफूंदीनाशक डालना है, उस सब के लिए अवेयर करते रहते हैं। उनके पास क्या क्या माल तैयार है, किस प्लेटफॉर्म पे बेचना है, उन सब के लिए वो तत्पर रहते हैं काम के लिए। ठीक है। तो किस तरह से आप लोगों ने जैसे एक पूरी तरह ट्रेनर भी तैयार कर लिए, विशेषज्ञ बन गए हो जी आप? जी जी। तो कितने के एरिया में जैसे आपने ये मुहिम को आपके रेवाड़ी के आसपास में फैला दिया हमने है? रेवाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पूरे हरियाणा के किसानों को लेके साथ चल रहे हैं। कुछ एमपी से हमारे पास किसान हैं जो कि ऑलरेडी जैविक कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिनका नाम है इस एरिया में, जैविक के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम बनाया हुआ है। वो नए किसानों को इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में हर रोज किसी न किसी फसल को लेके, कोई ना कोई रोग को लेके तस्वीरें या कोई मैसेजेस आते रहते हैं। उनका हर रोज प्रति सेकंड निवारण करते रहते हैं हमारे सभी साथी मिलके। इससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे एरिया में नए किसानों को करने में बड़ा आसानी मिली। देखो इसमें है ना, जैविक खेती की तरफ आपकी तरह कोई जो प्रगतिशील युवा हैं, किसान हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन जैविक खेती करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसका क्या कारण है? क्यों नहीं मतलब उससे मोह टूट रहा है किसानों का? रीजन ये है कि पहले गवर्नमेंट, पहले साइंटिस्ट और जो डॉक्टर लोग थे, उन्होंने हमारे किसान तबके को एक रसायन की तरफ इतना भारी तरीके से मोड़ दिया था कि आप इतना % यूरिया डालिए, आप इतना % डीएपी फास्फोरस डालिए, पोटासियम डालिए, आपकी फसल में जो गुणवत्ता क्षमता है वो कम होती जा रही है, आप ये डालोगे तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। उस चक्कर व्यू को तोड़ने में जैविक को बड़ा थोड़ा सा समय तो लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द आने वाले समय में हम रसायन को फैल करके जैविक की बेल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। जी। तो शुरू में तो जैसे हमारे जो कृषि विशेषज्ञ थे वो भी जैविक को बहुत ज्यादा जैसे नहीं मानते थे, क्या उनका भी साथ मिलता है अब? इस टाइम आके जैसे एक लहर सी चली हुई है, जैविक खेती, जहर मुक्त धरती अभियान। हमारे लोगों को स्वस्थ करने के लिए हमारे जो किसान, इनका बहुत बड़ा रोल और योगदान हो रहा है कि अपनी आमदनी और अपनी प्रोडक्शन को एक तरफ रख के जैविक में कम प्रोडक्शन में भी काम चलाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। सिर्फ अपनी इनकम नहीं, मेरे अड़ोस पड़ोस एरिया, मेरे जो खाने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य सही रहे, इसलिए किसान हर रोज काम कर रहा है। तो इस लहर को देखते हुए, किसानों के प्रयासों को देखते हुए अधिकारियों का बहुत अच्छा समर्थन इस टाइम हमें मिल रहा है। तो जैसे अभी आप डीएपी यूरिया तो खेत में डालते नहीं हो, तो फिर गोबरी खाद कितने दिन में कैसे क्या तैयार हो जाती है? कितना डालते हो, किस मात्रा में? साल में एक बार डालते हो, 2 बार डालते हो? हमें सब्जी की क्रॉप करनी तो हम मल्चिंग पैड देते हैं, उसमें गोबर का खाद कह लो, या फिर जो हम जैविक पोटासियम बनाते हैं, जैविक फास्फोरस बनाते हैं या नाइट्रोजन बनाते हैं, वो एक टाइम अगर सॉलिड लिक्विड उसमें है फॉर्म में, तो हम उसको एक बार देते हैं धरती में, फिर मल्च बेड डाल देते हैं। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में जो होता है हम चढ़ाते रहते हैं, हर हफ्ता, अच्छा, हर 15 दिन, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे चढ़ाते रहते हैं। अनाज या फसल क्या होता है, ओपन फील्ड में होती है, मल्च पैड नहीं होता, तो उसमें हम बाद में भी छिड़काव कर देते हैं, जिसको हम कोरवा टाइम कहते हैं, या सेकंड पानी देते हैं उस टाइम कहते हैं। तो हम उसमें टर्न बाय टर्न डालते रहते हैं। अच्छा जी। तो इसमें जैसे आप टपका विधि से सिंचाई करते हो? जी, सब्जी हमारी सभी एक तो बैम्बू स्टेकिंग पे होती है, ताकि कीड़ों का प्रकोप कम हो, फ्रूट की क्वालिटी वो अच्छी आए, मार्केट में हमें कंपटीशन ना करना पड़े, हमारा फ्रूट ऑलरेडी पहले ही बिक जाए। अच्छा। टपका सिंचाई इसलिए करते हैं कि कम पानी में बहुत ज्यादा हमारे पास एरिया है, तो उस एरिया में हम कम पानी में की सिंचाई कर सकें और अच्छी से अच्छी क्रॉप्स ले सकें। क्या होता है कि कभी भी किसी भी क्रॉप को खड़े पानी की आवश्यकता नहीं होती है, धान वाली फसलों को छोड़ के। बिल्कुल। सब्जी में सिर्फ नमी होनी चाहिए, नमी टपका सिंचाई बेहतरीन तरीके से तैयार रखती है। तो कितना जैसे किसान भाई आपके उधर रेवाड़ी में जैसे पानी की कमी है, कितने किसान जैसे टपका विधि से खेती कर रहे हैं? सर पहले तो बहुत कम होता था, खुले पानी की फुहारों की प्रयोग ज्यादा होता था। आप मगर जैसे देखते हैं कि मल्च पैड पे टपका सिंचाई में पैदावार एक्स्ट्रा आ रही है, फ्रूट खराब कम होते हैं और जमीन भी तंदुरुस्त रहती है, क्योंकि क्या होता है सब जगह लेवलिंग नहीं होती, तो उसमें टपका सिंचाई बहुत ही प्रयोगशाली वो कर रही है, अपना प्रभाव छोड़ रही है। अब काफी लोग करने लगे हैं। तो आप यशपाल जी और गांव कवाली, जिला रेवाड़ी से स्टूडियो में आए और जैविक खेती को लेकर आपने अपने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए। स्टूडियो में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये तो भाई थे अपने यशपाल जी और बहुत अच्छी आपने बातचीत सुनी। और ई भैया ने एक रागनी सुना देते हैं, गायक कलाकार हैं बाबूराम दैया और साथी।